सीखे गणित कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 9 चैप्टर्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज की शुरुआत करते हैं इकाई 10 से लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त तक। पहला नंबर है, कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। देखिए, अपवर्तक माने होता है गुणनखंड, तो किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक तो होता ही है, इसलिए ये सत्य है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, ये भी एकदम सत्य है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, हाँ होती है। और प्रत्येक संख्या के अपवर्तकों की संख्या असीमित होती है, ये गलत है। अपवर्तक माने अभी बताया गुणनखंड ना, तो किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित ही होते हैं, असीमित तो नहीं होते हैं। असीमित होते हैं अपवर्त्य। और अगला प्रश्न अपवर्त्य से ही संबंधित है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो अपवर्त्य क्या है? किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम क्रमशः गुणा करते जाएंगे और हमको अपवर्त्य मिलते जाएंगे। तो अपवर्त्य असीमित भी होते हैं और उस संख्या से बड़े भी होते हैं, इसलिए ये एकदम सही है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या सीमित होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है। अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं, हाँ सही है। और किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 आदि से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती है, ये भी सही है। 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ है अभाज्य संख्याएं, सही है। किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, हाँ सही है। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ये भी सही है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 81 व 83 हैं, ये गलत है क्योंकि 81 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक होता है, हाँ सही है। 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त 24 होता है, ये भी सही है। लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सम या सार अपवर्त होता है, हाँ होता है, सार्व अपवर्त सही है। दूसरा प्रश्न है कि संख्याओं के अपवर्तक एवं अपवर्तकों की संख्या लिखिए। पहले कॉलम में संख्या दी है, दूसरे में अपवर्तक लिखना है और तीसरे में अपवर्तकों की संख्या। जैसे संख्या 3 है तो अपवर्तक वे हैं जिनसे वो संख्याएं विभाजित होती है। तो 3 जो है 1 से विभाजित होगी या फिर 3 से, तो यही दोनों अपवर्तक हो गए। अपवर्तकों की संख्या 2 हो गई। अब हमें देखना है 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो हमें चेक करते जाना है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं हो रहा तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर 6 से हो रहा और उसके बाद 12 से हो रहा, तो अपवर्तकों की संख्या 6 हो गई। ऐसे ही हम 18 को चेक कर रहे हैं तो इसके अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हो जा रहे हैं, ये भी 6 हैं, तो हमें यहाँ 6 लिख देना है। अब हम 60 को देखेंगे कि किन किन संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 से 15, 20, 30 और 60 से विभाजित हो रहा। इसके अपवर्तक हो गए 12। 72 को हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72 से विभाजित है, इसके भी 12 अपवर्तक हो गए। और 94 को हम देख रहे हैं तो 94 1 और 2 से विभाजित, इसके बाद सीधा 47 से और फिर स्वयं 94 से, तो इसके 4 ही अपवर्तक हो गए। 3 नंबर में अभाज्य गुणनखंड भरना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 60 के गुणनखंड 6 दहम 60 होता है। अब 10 के हो गए 2 पंजे 10, तो यहाँ 2 भर दिया। और 6 के 2 तियां 6, तो यहाँ 3 नहीं था, 3 भर दिया। अब इधर देख रहे हैं तो 60 लिखा, 30 लिखा, 30 दूनी 60 होता, यहाँ 2 भर दिया। अब 30 का देखिए, यहाँ 10 लिखा, 10 तियां 30 होता, तो यहाँ 3 भर दिया। और 10 के गुणनखंड 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 और 5, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली संख्या दी और यहाँ पे दूसरी संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अपवर्तकों को पहले लिख लेंगे। जैसे कि 16 के अपवर्तक 2, 4 और 8 हैं और 6 के अपवर्तक 2 और 3 है। तो अब हमें देखना है कि इनके सम अपवर्तक कौन है। सम अपवर्तक में समापवर्तक, तो इन दोनों में जब हम देखते हैं तो समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 ही हो गया महत्तम समापवर्तक, क्योंकि कोई अगला तो है ही नहीं। अब अगली संख्या यहाँ 18 है, यहाँ 12।
18 के अपवर्तक देखिए तो 2 3 6 9 हो जाएंगे और 12 के 2 3 4। अब यहाँ पे हम समापवर्तक देख रहे हैं कि 2 भी है और 3 भी है, तो हमें महत्तम लेना है। महत्तम का मतलब जो सबसे बड़ा है, तो 3 हो गया महत्तम समापवर्तक। अगले में देख रहे हैं 21 के अपवर्तक हो गए 3 और 7 और 9 के 3 हो गए। हम स्वयं को और एक को छोड़कर लिख रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ ज्यादा है नहीं। अब यहाँ पे हम महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो 3 हो गया। अगला देख रहे हैं 20 के अपवर्तक 2 4 5 10 हो गए और 16 के 2 4 8 हो गए। अब समापवर्तक यहाँ पे 2 और 4 हैं, महत्तम में 4 आ जाएगा। अगली संख्या 24 के अपवर्तक 2 3 4 8 12 हो गए और 10 के 2 और 5 हो गए। अब इसमें देख रहे हैं समापवर्तक 2 है तो महत्तम समापवर्तक भी 2 ही होगा। अब है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए पहले हमें संख्याओं के अपवर्त लिखना होगा। यहाँ पे संख्या 1 दी हुई है, यहाँ पे संख्या 2, फिर हमें लघुत्तम समापवर्त लिखना है। तो देखिए हमें इतने अपवर्त लिख लेना है कि हमको समापवर्त मिल जाए, यानी 3 4 अपवर्त हमें लिख लेना। जैसे 4 के हमने लिखे तो 1 2 3 से हम गुणा करते जाएंगे, 4 8 12, पहाड़ा समझ लीजिए, लिखते जाएंगे। और 6 के अपवर्त भी हमने लिख लिया, 6 और 12। अब हमें निकालना क्या है, समापवर्त। तो समापवर्त दोनों में देखिए 12 है, समान अपवर्त है ना, 12 हो गया ना। अब लघुत्तम समापवर्त यही सबसे छोटा होगा क्योंकि अगला जो मिलेगा वो इससे बड़ा ही मिलेगा, तो हो गया 12 इसका लघुत्तम समापवर्त। अब इधर संख्या है 5, इधर है 15, तो 5 के अपवर्त हो गए 5 10 15, 15 के लिखा तो 15 30। अब हमें पहला ही जहां समान मिल गया तो हम आगे छोड़ सकते हैं, तो 15 हो गया लघुत्तम समापवर्त। अगले में देखिए 6 है, यहाँ 12, तो 6 के अपवर्त 6 और 12 लिख दिए और 12 के लिख दिए 12 24, समापवर्त 12 आ गया दोनों का, तो यही हो गया लघुत्तम समापवर्त। अब इधर 3 संख्या है, इधर 7 है, हमें ऐसे अपवर्त लिखना है कि दोनों में हमको समापवर्त दिखने लग जाए। तो इसका लिख रहे हैं 3 6 9 12 15 18 21, इधर लिखा 7 14 21, अब दोनों में 21 मिल गया ना, तो 21 हो गया लघुत्तम समापवर्त। इधर संख्या 7 है और इधर है 13। 7 के अपवर्त हमें इतने लिखने हैं कि हमें 13 और 7 का समान अपवर्त मिल जाए। तो देखिए 7 14 21 28, इस तरह से हम लिखते गए बराबर गुणा करते हुए, तो यहाँ 91 हमको मिल गया। और 13 में भी जब हम लिखते गए 13 26 39 52 65 78, तो इसमें भी 91 मिल गया, तो लघुत्तम समापवर्त हो गया 91। 6 नंबर है लासा या मासा के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो यहाँ देखिए बीच की संख्या अगर लासा है तो इन दोनों संख्याओं से बड़ी होगी, पहली पहचान। और दूसरी पहचान ये है कि वो इन संख्याओं से विभाजित भी होगी, जैसे 8 3 24 और 12 दूनी 24। यहाँ भी देखिए 11 और 7 दोनों से बड़ी हो रही है, दोनों से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 25 और 20 का लासा निकाल के भर देना है। लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। 25 का देखिए 5 गुणा 5 और 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जब हमें लासा निकालना है तो हमें ये देखना रहता है कि सबसे छोटा गुणनखंड किसमें सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर है, तो 2 गुणा 2 हम लिख लेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा कितनी बार है, सबसे बड़ा भी 2 बार है यहाँ पे अधिकतम, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, दोनों का लासा हो गया 100। अब अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 और 8 है, बीच की संख्या इन दोनों से छोटी है, तो ये मासा है। अब हम पहचान करेंगे 2 से इसमें भाग करें, पूरा पूरा चला जाए, जा रहा है, इस संख्या को करेंगे तो इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर इस लाइन में मासा निकाला गया है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए 30 और 36 दोनों से छोटा है 6 और 6 दोनों को विभाजित कर रहा, तो हम 35 और 40 का मासा निकाल लेंगे। मासा में भी हमें गुणनखंड करना है क्योंकि यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। भाई लासा और मासा निकालने की भाग विधि और गुणनखंड विधि 2 विधियां हैं, पर यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि ही किया। तो 35 का देखिए 5 गुणा 7 हो गया और 40 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हो गया। अब मासा में हम क्या लिखते हैं, जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है यानी दोनों संख्याओं में होता है वही मासा होगा, तो दोनों संख्याओं में 5 है, इसलिए मासा 5 हो गया और वही यहाँ हमें भर देना है।
अब आगे हम देख रहे हैं 60 जो है वो 10 और 12 से विभाजित है, दोनों से बड़ा है, तो ये लासा है इस लाइन में भी। तो यहाँ पे हमें 36 और 40 का लासा निकाल लेना है। 36 के गुणनखंड हमने कर लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 40 के भी गुणनखंड कर लिया। लासा क्या होगा? सबसे छोटा गुणनखंड अधिकतम जितनी बार होगा वो हमें लिखना है। 2 हमें कितनी बार लिख लेना है? 3 बार। देखिए 2 बार यहाँ लिखा, 1 बार यहाँ लिखा, और हमें 3 को भी 2 बार लिख लेना है। 3 को भी 2 बार लिख लेंगे, और 5 ये बचा, इसको भी लिख लेना है। इन सब का गुणा किया तो 360 आ गया। 360 हो गया इसका लासा। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ 2 है, तो ये 2 और 4 दोनों के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए 2 के बराबर है, पहाड़ा तो जा रहा है ना 2 का, और 2 एक कम 2, और इधर इसको करेगा 2 दूनी 4, इसमें 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये मासा हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है? 18 और 24 का मासा निकाल लेना है। वही तरीका है, 18 के और 24 के गुणनखंड लिख देने हैं। जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में है उन्हीं को हमें नीचे उतार लेना है। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ऐसे ही 1 बार का 3 भी उभयनिष्ठ है दोनों में, तो 2 गुणा 3 मासा हो गया 6। अगला नंबर है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए 8 है, 12 है, ये संख्या दोनों से बड़ी है और दोनों से विभाजित है, इसलिए यहाँ पे लासा निकालना है हमको नीचे वाली संख्याओं का, 15 और 35 का। तो ये 15 के गुणनखंड हो गए, ये 35 के गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, कॉमन मीन्स जो दोनों में है, और 3 बचा, 7 बचा, तो 3, 5 और 7 इनका गुणनफल हो जाएगा लासा। तो गुणनफल इनका आ गया 105। अब अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 है। अब 12 का पहाड़ा 24 में भी जा रहा है और 60 में भी जा रहा है, तो 12 क्या है? मासा है, उन दोनों संख्याओं से छोटा है। हमने बताया ना कि मासा की पहचान यही है, या तो दी गई संख्याओं से वो छोटा होगा या किसी एक संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो हमें अब क्या करना है? नीचे 21 और 49 का मासा निकाल लेना है। 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7, 49 के 7 गुणा 7, दोनों में कॉमन एक गुणनखंड 7 है, तो मासा भी 7 हो गया, वो यहाँ हमने फिल कर दिया। अब अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे 15 या 25, 15 और 25 का मासा 5 है, 5 से दोनों विभाजित हो रही हैं। अब हमें 12 और 18 का मासा निकाल लेना है। गुणनखंड लिख दिया 12 के और 18 के। मासा में कॉमन वाले गुणनखंड होंगे, तो देखिए 2 ऊपर नीचे दोनों में है, और इधर 3 ऊपर नीचे दोनों में है, तो 2 गुणा 3 मासा हो गया 6, यहाँ भर दिया। नेक्स्ट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच में 21 है, ये 3, 7 और 21 तीनों से विभाजित है, यानी तीनों का ये लासा है। ऐसे ही यहाँ हम देख रहे हैं कि 5, 3 और 8 इनका लासा बीच में भरा हुआ है 120, तो हमें ऐसे ही 6, 8 और 10 का लासा निकाल लेना है। हम गुणनखंड विधि का ही यहाँ कर रहे हैं अभी तक। 6 के गुणनखंड कर लिए, 8 के गुणनखंड कर लिए और 10 के। अब लासा निकालेंगे तो जो गुणनखंड सब में हमें वो लिख लेने हैं। देखिए ये 2 सब में है ना, तो इसको एक बार लिख लेना है। अब जो बचे हैं उनको भी लिख लेना है। इसके बाद बचा क्या? 3 बचा, तो 3 को लिख लिया, फिर ये 2 बार 2 है, इसको लिख लिया, और फिर 5 को लिख लिया, तो इनका गुणा किया 120 आ गया, तो ये हो गया इसका 120 नंबर, ये सही हो गया। प्रश्न 8 में हमें 64, 34, 42 और 72 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए जैसे हमें 64 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम ये देखेंगे कि 1 के अलावा सबसे छोटी किस संख्या से 64 विभाजित है। तो 2 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा, क्योंकि इकाई में अंक 4 है। तो 2 से हम क्या करेंगे? इसको मौखिक भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। फिर ये 32 भी 2 से विभाजित हो रहा, जब तक ये 2 से विभाजित होता जाएगा हम करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये मिल गए 2 के गुणनखंड, इनको हमें गुणा लगा करके इस तरह से लिख देना है। ये 64 के गुणनखंड हो गए। हम अभ्यास जब हो जाएगा तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं, बड़ी संख्याएं हैं तो हमें लिख के करना पड़ेगा। अब यहाँ 34 का देखिए 2 गुणा 17 हो जाएगा 34 का गुणनखंड, और उसके बाद ये 42 आ गया। देखिए 2 3 6, 6 7 42, और ऐसे हम यहाँ लिख कर भी कर रहे हैं। अगला है 72। अब 72 को हम जानते हैं कि 8 9 72 होता है, तो 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, और 9 का 3 गुणा 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या इस तरह से हम इसको लिख के भी कर सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इन संख्याओं के। नवा है महत्तम समापवर्तक उदाहरण के अनुसार ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ देखिए ये जो तीन संख्याएं दी हैं इनका महत्तम समापवर्तक दो विधियों से बताया गया है। ये गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है। तो गुणनखंड विधि में हम देखते हैं सभी संख्याओं के गुणनखंड हमें इस तरह से लिख लेना है। फिर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी संख्याओं में है, उनको हमें नीचे लिख देना है। तो यहाँ देखिए ये दो तीनों में है और ये वाला दो भी सब में है, तो 2 गुणा 2 हो गया। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि 2 बार 3 यहाँ है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमें 2 बार 3 लिख देना है। अब इन सबका जो गुणनफल आ रहा 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36, वही मासा हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक हो गया इन तीनों संख्याओं का। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से अगर कर रहे हैं तो दो संख्याएं ले लेते हैं और उन्हें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 144 से 180 को भाग दिया गया तो एक बार गया। अब हम घटाएंगे तो घटाने पे आ गया 36। अब ये जो 36 आया है ना, इससे हम फिर भाग देंगे इस संख्या को 144 को। अब 36 से 144 में पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब यह है कि 36 जो है वो इन दोनों संख्याओं का मासा हो गया। अब 36 से अगर तीसरी संख्या यानी 108 भी अगर विभाजित हो जाए तो यही इसका मासा हो जाएगी। तो देखिए 36 से 108 को विभाजित किए तो 3 बार चला गया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि मासा इनका 36 आ गया। अब आगे जो संख्याएं दी गई हैं उनका मासा हमें दोनों विधियों से निकालना है। यहाँ पर 12, 36 और 144 है, तो इनके गुणनखंड हमने इस तरीके से लिख लिया है। और अब हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें कौन कौन से हैं। तो 2 गुणा 2 तीनों में है और उसके बाद 3 एक बार जो है तीनों में है। अब इनका गुणनफल आ गया 12, तो तीनों संख्याओं का मासा 12 आ गया। अब हम भाग विधि से भी देख रहे हैं, 12 से 36 को भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, तो दोनों संख्याओं का तो मासा हो गया 12। अब 12 अगर 144 को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो यही इसका मासा हो गया। यहाँ पे हमने देखा 12 से भाग देकर तो पूरा पूरा चला जा रहा है, तो इससे भी मासा इसका 12 आ गया। दोनों विधियों से मासा समान आएगा। 8, 256 और 112 का मासा हमें पहले गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ये गुणनखंड हमने कर लिए हैं सभी संख्याओं के। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देख रहे हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ही जो ये 2 है यही सब में है, तो इसका मासा आ गया 8। अब भाग विधि से करते हैं तो 8 से 256 को हम भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा भाग ये देखिए चला जा रहा है। अब इसी 8 से हम 112 को भी भाग देकर देखेंगे तो ये भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसका मासा 8 आ गया। दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। फोर्थ पार्ट में 12, 15 और 105 का मासा निकालना है गुणनखंड विधि से। यहाँ पे हमने गुणनखंड लिख लिए हैं, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो सिर्फ 3 है, तो मासा भी 3 आ गया। अब भाग विधि से हम कर रहे हैं, 12 से 15 को भाग देकर देख रहे हैं, यहाँ 3 शेष बच रहा। अब हमने क्या कहा था, इस 3 से हम इस पहली वाली संख्या यानी 12 को भाग देंगे। अब पूरा पूरा विभाजित हो गया 3 से 12, तो 3 ही इसका मासा आ गया। अब यही 3 105 को भी विभाजित कर दे तो मासा 3 हो गया। तो यहाँ देखिए जब हमने भाग देकर देखा तो पूरा पूरा चला गया, दोनों विधियों में मासा आ गया 3। अच्छा, यहाँ हम दोनों विधियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जब हमें मासा निकालने की आवश्यकता हो तो हम किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो हमें इजी लगे। 9, 16 और 84 का मासा निकालने के लिए हमने 9, 16 और 84 के गुणनखंड लिखे। अब इसमें अगर देखिए तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि तीनों संख्याओं में हो। तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर हाल में सबको गुणा करता ही रहता है, इसका मासा 1 आ गया। अब भाग विधि से भी इससे जब हम कर रहे हैं 9 से 16 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए 7 बचा, 7 से फिर 9 को भाग दे रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 बचा। अब 2 से क्या करेंगे, इस 7 को भाग देंगे, अंत में हम 1 पर पहुंच जाते हैं। तो 1 तो सबको विभाजित करता ही है, 84 को भी 1 विभाजित कर देगा, तो इसका मासा जो है वो 1 ही आएगा। 10वां प्रश्न है 60, 45, 180, 24 का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60, 48, 180 और 24 के गुणनखंड इस तरीके से लिख लेंगे। अब मासा क्या होता है, मासा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी वो गुणनखंड जो कि इन सभी संख्याओं में सम्मिलित हों। तो यहाँ देखिए 2 सभी में है और ये वाला 2 भी सभी में है, तो मासा हो गया 2 गुणा 2 और आगे हम देख रहे हैं कि
3 जो है वो सभी संख्याओं में है, इसलिए गुणा 3 भी हो जाएगा। अब इन सब का गुणनफल कर लिया तो मासा आ गया इसका 12। अब गुणनखंड विधि से हम लासा भी निकाल लेंगे। तो लासा के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, वो सबसे अधिक बार किसमें है। तो सबसे छोटा गुणनखंड है 2 और वो सबसे अधिक बार है, ये देखिए 4 बार। तो यहां हमें 2 गुणा 2 4 बार लिख देना है। उसके बाद का गुणनखंड 3 है, 3 को हम देखेंगे सबसे अधिक बार कितनी बार है। तो देखिए इस संख्या में 2 बार सबसे अधिक है, तो हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद बचता कौन सा गुणनखंड है, 5 बचता है, जो यहाँ और यहाँ है, तो उस 5 को भी हम लिख देंगे। फिर सारी संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे, तो ये आ गया, देखिए यहां से यहां तक का 144 गुणा 5, फिर इसको गुणा किया तो ये 720 लासा आ गया इन सभी संख्याओं का। अब वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए इस चैप्टर के शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।